हेलो बच्चों, केमिस्ट्री की आज दूसरी क्लास है। केमिस्ट्री की आज क्लास में कल से जो पढ़े थे उसके आगे पढ़ा जाएगा। और कल हम लोग क्या पढ़े थे? प्रति एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या। प्रति एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या पे एक न्यूमेरिकल भी हुआ था। एक न्यूमेरिकल आज मैं फिर और करा दे रहा हूँ ताकि और जो है चीज़ें क्लियर हो जाएं। और वैसे उम्मीद होगा कि आप लोग न्यूमेरिकल किए होंगे। ये मैं बनाया हूँ, इसके आगे पढ़ना है इसी को। और मैं क्वेश्चन बोल दे रहा हूँ, इधर लगा दूंगा, छोटा सा ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नोट कीजिए। क्वेश्चन है, एक घनीय संरचना वाला यौगिक ए तथा बी तत्वों से बना है। इससे ए परमाणु इसमें ए परमाणु घन के कोने पर स्थित है। ए परमाणु घन के कोने पर स्थित है तथा बी परमाणु फलक के केंद्र पर स्थित है। तो बी परमाणु फलक के केंद्र पर स्थित है। तो यौगिक का अणु सूत्र ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नोट कर लिया। और क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है कि कोई एक यौगिक है ना, उसका क्रिस्टल किससे बना है? ए और बी के मिलने से बना है। अब ध्यान से देखिए, ये जो ए और बी है वो किस प्रकार से व्यवस्थित है। कह रहा है जो ए परमाणु है वो घन के कोनों पर स्थित है। ए परमाणु घन के कोनों पर स्थित है और बी परमाणु फलक के केंद्र पर स्थित है। फलक मतलब यहाँ पे इन फलकों पे कितने फलक होते हैं? टोटल 6 फलक होते हैं। तो इन फलकों पर स्थित है। तो बताइए, अब हमें मालूम है कि जो कोने पर कितना अणु का कितना भाग स्थित होता है? एक कोना पर, एक शीर्ष पर 1/8। कितने शीर्ष होते हैं? टोटल 8 शीर्ष। तो कितने अणु हो जाएंगे? एक अणु, यानी ए का कितना अणु हो गया? एक अणु। बी का कितना हो जाएगा? कह रहे हैं फलक पे, एक फलक पे कितना होता है? आधा अणु। अणु का आधा भाग। कितने फलक होते हैं? 6। कितने हो जाएंगे टोटल इसके अणु? 3। ठीक है ना, यानी इसका एक अणु, इसका 3 अणु है ना, इसका एक परमाणु, इसका 3 परमाणु। तो क्या बन जाएगा यौगिक? AB3। यौगिक की संरचना क्या हो जाएगी? AB3। ठीक है, इसको आप लोग जो है ढंग से लिख करके सवाल लगा लीजिएगा। कैसे लिखेंगे कि ए के परमाणुओं की संख्या बराबर 8 गुणे 1/8 यानी 1 परमाणु। बी के परमाणुओं की संख्या बराबर 1/2 गुणे 6 यानी 3 परमाणु। अतः यौगिक का संरचना सूत्र बराबर AB3। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन और भी हैं, आप लोग कर लीजिएगा। प्रैक्टिस जुड़ना है तो फोटो खींच करके ग्रुप में डाल दीजिए या कमेंट बॉक्स में। आज जो टॉपिक पढ़ना है हमें, वो पढ़ना है निविड संकुलित संरचनाएं। निविड संकुलित संरचनाएं है ना। पहले संकुलन का क्या मतलब होता है बता चुका हूं क्लास में। संकुलन का मतलब होता है पैकिंग। ठीक है ना, पैकिंग किसी एक निश्चित क्रम में, किसी एक निश्चित व्यवस्था में किसी चीज को पैक कर देना है ना। जैसे कि एक कमरे में मान लो 50 लोग हैं, इधर उधर अपना खड़े हैं, लेकिन उन्हें क्या किया जाए, एक क्रम में आधे मीटर के है ना, 1 मीटर की दूरी पर क्रम वाइज जो है खड़ा कर, लाइन बना के खड़ा कर दिया जाए। मतलब क्या किया गया? पैक कर दिया गया एक निश्चित क्रम में। ठीक है ना, तो ये आपका क्या होगा? संकुलन। ठीक है, लेकिन कौन सा संकुलन पढ़ना है हमें? निविड संकुलित संरचना है। निविड मतलब होता है क्लोज। क्लोज मतलब क्या होता है? बिल्कुल बंधा हुआ, एक दूसरे से चिपका हुआ। तो क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर
निविड़ संकुलित संरचना है, ये हमें पढ़ना है। निविड़ को कहीं कहीं पे समृत भी कहता है। समृत माने होता है क्लोज, विवृत माने खुला हुआ, समृत माने बंद, ठीक है, ये भी एक वर्ड है। तो कहीं ये भी मिल जाता है आपको, समृत संकुलित संरचना या निविड़ संकुलित संरचना, ठीक है। ये 3 प्रकार की होती है निविड़ संकुलित संरचनाएं, 3 प्रकार की। कौन कौन सी हैं? पहली है एक विमीय निविड़ संकुलन। एक विमीय निविड़ संकुलन, हमें मालूम है कि जो ठोस के अणु होते हैं, क्रिस्टल के जो अणु होते हैं कैसे होते हैं? 3D में होते हैं। तो 3D में होने के साथ साथ 3D ऐसे नहीं बनता होगा, पहले 1D फिर 2D फिर 3D। तो ये कह रहा है कि अणु किस व्यवस्था में? एक विमीय निविड़ संकुलन व्यवस्था में। दूसरा क्या है? द्विविमीय निविड़ संकुलन व्यवस्था। और तीसरा है त्रिविमीय निविड़ संकुलन व्यवस्था। द्विविमीय निविड़ संकुलन व्यवस्था फिर से 2 प्रकार का होता है। द्विविमीय वर्गाकार निविड़ संकुलन, है ना, शॉर्टकट में लिख दिया हूं मैंने, जगह ज्यादा इस तरह से जाता। तो द्विविमीय वर्गाकार निविड़ संकुलन, और दूसरा है द्विविमीय षटकोणीय निविड़ संकुलन, ठीक है। द्विविमीय वर्गाकार, द्विविमीय षटकोणीय। और त्रिविमीय में इन दोनों वर्डों को याद रखिए, वर्गाकार और षटकोणीय। तो त्रिविमीय निविड़ संकुलन में होता है द्विविमीय वर्गाकार निविड़ संकुलित परतों में त्रिविमीय संकुलन, ठीक है। द्विविमीय वर्गाकार निविड़ संकुलित परतों में त्रिविमीय संकुलन, ठीक है। ये मैं बताऊंगा इसको। द्विविमीय षटकोणीय निविड़ संकुलित परतों में त्रिविमीय संकुलन, है ना, यानी कि इससे और इससे 2 पॉइंट इसमें बन गए। और ये जो द्विविमीय षटकोणीय निविड़ संकुलन में त्रिविमीय संकुलन था, ये फिर से 2 प्रकार में बढ़ जाता है। प्रथम के ऊपर द्वितीय परत, द्वितीय के ऊपर तृतीय परत, ठीक है। और तृतीय परत की स्थापना फिर से 2 प्रकार में, एक आपका हो जाता है षटकोणीय निविड़ संकुलन और एक होता है घनीय निविड़ संकुलन, ठीक। तो पहले हम देखते हैं कि निविड़ संकुलित संरचनाएं होती क्या है। निविड़ संकुलित संरचनाएं होती क्या है? जो कोई भी क्रिस्टल है तो क्रिस्टल किससे बना होगा? अवयवी कणों से। अवयवी कण मतलब अणु परमाणु आयन, ठीक है, अवयवी कणों से बना होगा। अब ये अवयवी कण जो अणु परमाणु जो आयन होते हैं, हम मान लेते हैं कि ये ठोस होते हैं, जो इनके अणु होते हैं ठोस होते हैं, और ठोस होने के साथ साथ कैसे होते हैं? बिल्कुल गोलाकार होते हैं, ठीक है ना। ठोस होते हैं, साथ में गोलाकार भी होते हैं, ठीक। तो ऐसा मान लेते हैं कि जो इसके अणु होते हैं, क्रिस्टल के जो अणु होते हैं, वो कैसे होते हैं? ठोस होने के साथ साथ गोलाकार भी होते हैं। तो मान लीजिए कि एक अणु इस तरह से है, ठीक है, एक अणु इस तरह से है, तो क्या होगा? इसके चारों तरफ अणु होंगे, और भी अणु होंगे, और भी अवयवी कण होंगे। तो अवयवी कण इस प्रकार से, है ना, अवयवी कण जो है इस प्रकार से व्यवस्थित किए जाएं कि कम से कम स्थान जो है शेष बचे, और इससे, इस वाले अणु से अधिक अवयवी कण क्या करें? स्पर्श करें, इस तरह से अधिक से अधिक अवयवी कण इससे स्पर्श करें, ठीक है, इस तरह से अधिक अवयवी कण इसको स्पर्श करें चारों तरफ से, और इनके बीच जो जगह ये खाली बच रहा हो ना, वो कम से कम हो, ठीक है ना। देखो ये क्यों कहा जा रहा है? इसका नाम ही है क्या? क्लोज, यानी बिल्कुल बंधा हुआ। तो जितना अच्छे से हम इसको पैक करेंगे, जितना अच्छे से इसको बांधेंगे, यानी इस अणुओं को इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाए कि एक अणु के चारों ओर जो घिरे हुए अणु हों, उनकी संख्या कितनी हो? अधिकतम हो, है ना। एक अणु के चारों ओर जो इससे स्पर्श करने वाले जो अणु हो या घिरे हुए जो अणु हो, उनकी संख्या क्या हो? अधिकतम हो। तो इस प्रकार की संरचना को बोला जाएगा निविड़ संकुलन, है ना, क्लोज पैकिंग, निविड़ संकुलन बोला जाएगा, ठीक है। तो निविड़ संकुलन के बारे में क्या लिखेंगे? हेडिंग डाल लेंगे निविड़, ये पहले चार्ट बना लेंगे आप लोग, है ना, हेडिंग डाल लेंगे, फिर चार्ट बना लेंगे। चार्ट बनाने के बाद फर्स्ट हेडिंग बनाएंगे क्या? निविड़ संकुलन, निविड़ संकुलन। और निविड़ संकुलन में लिखेंगे कि सभी क्रिस्टल अणु से, अवयवी कणों से मिलकर बने होते हैं। ये अवयवी कण कठोर और ठोस मान लिए जाते हैं, कठोर और गोलाकार मान लिए जाते हैं, ठीक है।
एक अणु इस प्रकार से व्यवस्थित हो कि इसके चारों ओर अधिक से अधिक अणु इसको स्पर्श करें, तो इस व्यवस्था को निविड़ संकुलन कहा जाता है। ठीक है, चाहो तो संरचना इस तरह से बना भी लेना। इसके बाद लिखेंगे नीचे कि निविड़ संकुलन निम्नलिखित 3 प्रकार का होता है। हाँ, इसमें एक पॉइंट छूट रहा है, देखो कि जैसे कि ये आपका क्या हो गया, सेंट्रल एटम हो गया, केंद्रीय परमाणु, केंद्रीय अणु हो गया बीच वाला, है ना। इसके चारों ओर कितने अणु हैं? 1 2 3 4 5 6 7। तो एक केंद्रीय अणु के चारों ओर जितने अणु इसको स्पर्श करेंगे, केंद्रीय परमाणु के चारों ओर जितने अणु स्पर्श करेंगे, कितने कर रहे हैं? 7, है ना। तो जितने अणु स्पर्श करेंगे उनके संख्या को बोला जाता है उनकी संख्याओं को बोला जाता है उप सह संयोजन संख्या, उप सह संयोजन संख्या या समन्वयन संख्या। उप सह संयोजन संख्या या समन्वयन संख्या। एक अणु जितने अणुओं से घिरा होता है उस संख्या को उप सह संयोजन संख्या या समन्वयन संख्या कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा ये। उसी के नीचे लिखेंगे, फिर नीचे लिखेंगे कि निविड़ संकुलन निम्नलिखित 3 प्रकार का होता है, एक विमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय। फिर डालेंगे एक विमीय निविड़ संकुलन। एक विमीय निविड़ संकुलन बहुत आसान है। एक विमा मतलब क्या होता है? सिंपल एक रेखा। एक विमा मतलब सिंपल एक रेखा, यानी अणु कैसे व्यवस्थित होंगे? सरल रेखीय व्यवस्था में। तो क्या लिखेंगे? एक विमीय निविड़ संकुलन हेडिंग डाल करके क्या लिखेंगे? लिखेंगे कि यह इस प्रकार की व्यवस्था होती है जिसमें सभी अणु एक सरल रेखा में व्यवस्थित होते हैं, जिसमें सभी अणु एक सरल रेखा में व्यवस्थित होते हैं। इस तरह से चाहो तो संरचना बनाएंगे। दूसरा हेडिंग डालेंगे द्विविमीय निविड़ संकुलन, है ना। द्विविमीय निविड़ संकुलन सेकंड हेडिंग बनाएंगे, है ना। तो ये कैसे होता है? द्विविमीय निविड़ संकुलन कैसे होगा? ये लिखेंगे द्विविमीय निविड़ संकुलन निम्नलिखित 2 प्रकार का होता है, द्विविमीय वर्गाकार निविड़ संकुलन और द्विविमीय षटकोणीय निविड़ संकुलन। फर्स्ट हेडिंग बनाएंगे द्विविमीय वर्गाकार निविड़ संकुलन। इसमें लिखेंगे आप कि ध्यान से देखिए इसको, अभी समझ जाएंगे क्या होता है। द्वि मतलब क्या होगा? उसमें लंबाई और चौड़ाई भी होगी। तो देखो एक ये क्या आपका एक विमीय, ये भी एक विमीय, और दोनों को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? द्विविमीय। ऐसा ऐसे ऐसे मिला सकते हैं ना। एक और देखिए तरीका मिलाने का, हम चाहें तो इसको ऐसे भी मिला सकते हैं। अब अगला अणु कहाँ रख दें? इसके बीच में। अगला अणु कहाँ रख दें? इसके बीच में। ठीक है, अगला अणु कहाँ रख दें? इसके बीच में, इस तरह से, है ना। लेकिन इसमें अगला अणु कहाँ? यहाँ पर। अगला अणु कहाँ? यहाँ पर। इसी तरह अगला अणु कहाँ? यहाँ पर। तो ये देखो है, ये द्विविमीय वर्गाकार निविड़ संकुलन, ये द्विविमीय षटकोणीय निविड़ संकुलन। यानी इसमें क्या लिखेंगे आप कि द्विविमीय वर्गाकार निविड़ संकुलन में अणु एक दूसरे से एक सरल रेखा में व्यवस्थित होते हैं या एक दूसरे को, है ना, स्पर्श करते हुए व्यवस्थित होते हैं। द्विविमीय वर्गाकार निविड़ संकुलन में अणु एक सरल रेखा में व्यवस्थित होते हैं और एक दूसरे को स्पर्श करते हुए व्यवस्थित होते हैं। द्विविमीय षटकोणीय निविड़ संकुलन बनाएंगे, हेडिंग बनाएंगे, इसमें चित्र बनाएंगे। इसमें लिखेंगे द्विविमीय षटकोणीय निविड़ संकुलन में अणु उस जगह पर व्यवस्थित होते हैं जहां पर 2 अणु एक दूसरे से आपस में मिले होते हैं।
जहाँ पर दो अणु एक दूसरे से आपस में मिलते हैं, यहाँ पे मिल रहा है, ये जो खाली स्थान है यहाँ पर। इस प्रकार के संकुलन बोला जाएगा द्विविमीय षटकोणीय निविड़ संकुलन। अगला हेडिंग बनाएंगे त्रिविमीय निविड़ संकुलन, है ना। इसको फिर से लिखेंगे ये त्रिविमीय निविड़ संकुलन निम्नलिखित कितने प्रकार का, 3 प्रकार का, 2 प्रकार का होता है। पहला है द्विविमीय वर्गाकार निविड़ संकुलित परतों की त्रिविम संकुलन, और दूसरा है द्विविमीय षटकोणीय निविड़ संकुलित परतों में त्रिविमीय संकुलन। यानी अब क्या किया जाएगा, त्रिविमीय मतलब इसमें क्या हो गया, एक विमी में केवल सरल रेखा, त्रिविमीय में क्या होगा, है ना, 2 परत होंगे। लेकिन त्रिविमीय में क्या होगा, है ना, एक लेयर ऐसे ऐसे होंगी और दूसरी क्या हो जाएगी, इसके ऊपर चढ़ती जाएगी, है ना, इसके ऊपर चढ़ती जाएगी। ये आपका ठीक है ना। तो यानी कि त्रिविमीय में क्या होगा, एक लेयर आपका इस तरह से होगा नीचे, है ना, तो ये आपकी क्या होगी, द्विविमीय हो गई। और फिर इसके ऊपर तो बना नहीं पाएंगे, तो थोड़ा कल्पना कीजिएगा इसके ऊपर, और इसके ऊपर भी रखने का कई तरीका होता है, उन्हीं तरीकों पर ये आपका जो है पुनः वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, तो जो आपका पहला है द्विविमीय वर्गाकार निविड़ संकुलित परतों में त्रिविमीय संकुलन, इसमें क्या लिखेंगे आप, कि यदि इसको मान लेते हैं ए अणु है, ये भी ए अणु है, ये भी ए अणु है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ठीक है। तो जो अगला अणु होगा वो इसके कहाँ रखा जाएगा, ऊपर, वो भी कौन सा होगा, मतलब ए क्यों कह रहे हैं, ए इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये जैसे ये आपके व्यवस्थित है वैसे ये आपके व्यवस्थित है, और इसी तरह क्या किया जाए, इसके ऊपर भी ए, इसके ऊपर 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 ए रख दिया जाए, तो इस प्रकार जो संरचना प्राप्त होगी वो क्या कहलाएगी, आपकी द्विविमीय वर्गाकार निविड़ संकुलित परतों में त्रिविमीय संरचना कहलाएगी। ठीक है, है ना, एक के ऊपर एक। चित्र चाहो तो आप बना, इसमें तो नहीं बन पाएगा, है ना, लेकिन आप लोग बुक से, अगर बुक में मिल जाए तो चित्र बना लीजिएगा, ना मिले तो कोई बात नहीं है, समझ में आना चाहिए टॉपिक क्या है। द्विविमीय वर्गाकार में क्या करना है आपको, जो आपका वर्गाकार वाला था उसी को, वर्गाकार वाले को क्या किया जाए, वर्गाकार वाला कौन था, यही था वर्गाकार वाला द्विविमीय में, इसी के ऊपर एक और ऐसी परत लेके इसके ऊपर रख दिया जाए। ठीक है, इसी के ऊपर फिर एक और रख दिया जाए, है ना। तो आप लोग एग्जाम्पल देखो, देख सकते हो, अगर आप लोगों ने कभी देखा हो, ये जो अंडे का जो कैरेट आता है ना, अंडे का कैरेट, उसमें जो ऊपर गड्ढा गड्ढा निकला रहता है, उसके बीच में अंडे फंसे होते हैं। ठीक है, और जो उसके ऊपर जो अगला कैरेट रखा जाता है वो इस प्रकार से रखा जाता है कि जो उस पर निकला हो वो कहाँ, अगले के गड्ढे में गिरे। ठीक है, तो अगर अब उसको गड्ढे में गिरे तो बिल्कुल पैक हो जाएगा, लेकिन हम ऐसा कर दें कि जो ऊपर निकला हो, जो ऊपर निकला रहता है उसके जो ऊपर जो कैरेट रखे वो भी कहाँ हो, उसके जो नीचे निकला हो उस पर, है ना, इस प्रकार से। और एक क्या रख सकते हैं, गड्ढे में रख सकते हैं, यानी एक इस तरह से अगले वाले को कहाँ रख, इसके गड्ढे में, तो बिल्कुल पैक हो जाता है। लेकिन 2 तरीके से कर सकते हैं, ऐसे भी ऐसे भी, यानी एक के ऊपर एक, यदि एक के ऊपर एक पड़ता है, उसका जो उभरा हुआ भाग होता है, जो नीचे वाला भाग होता है, एक के ऊपर एक पड़ेगा तो वो क्या कहलाएगा, द्विविमीय वर्गाकार निविड़ संकुलन। और यदि उसका गड्ढे में पड़ जाएगा तो क्या कहलाएगा, द्विविमीय षटकोणीय निविड़ संकुलन। ठीक है, आप चाहो तो अंडे के कैरेट लेकर के देख सकते हो, इस तरह से रखा होगा तो, है ना। तो अब क्या किया जाए कि उसी के ऊपर इस तरह से, मतलब ना, कि उभरे हुए बुले भाग पे उसका नीचे वाला भाग, है ना, उसके ऊपर जस्ट उभरा वाला भाग भी होगा, तो फिर उसके ऊपर इस तरह से रखते चले जाओगे तो क्या मिलेगा आपको, द्विविमीय वर्गाकार निविड़ संकुलित परतों में त्रिविमीय संकुलन, और द्विविमीय षटकोणीय निविड़ संकुलन परतों में जो त्रिविमीय संकुलन होगा वो कैसे मिलेगा, वो देखो ऐसे मिलेगा। एक लेयर ये हो गई, है ना, ये 2 प्रकार का होता है, प्रथम परत के ऊपर द्वितीय परत की स्थापना और द्वितीय परत के ऊपर तृतीय परत की स्थापना।
ठीक है, तो प्रथम परत के ऊपर द्वितीय परत की स्थापना ये कैसे होगी? प्रथम परत के ऊपर द्वितीय परत की परत प्रथम परत हो गई, इसके ऊपर द्वितीय परत कैसे रख सकते हैं? जैसे बताया मैंने कि अंडे का खोल वाला, इसके ऊपर रख दो, इसके ऊपर रख दो, तो क्या मिलेगा? ये मिलेगा हमें। ठीक है, तो ये भी कुछ इसी प्रकार का है, लेकिन इसमें कैसे रखेंगे? इस तरह से, यानी जो एक गड्ढा बचा है ना, ये वाला गड्ढा बचेगा कि नहीं? इस तरह से रखेंगे, गड्ढा बचेगा। इसको मान लो गड्ढे को दिखाते हैं टी 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 से। इसके ऊपर क्या किया जाए? अगला वाला का अगले वाले अणु को रखा जाए, फिर इस पर अगले वाले अणु को, फिर इस पर अगले वाले अणु को, फिर इस पर अगले वाले अणु को, इस तरह से रखा जाए। यानी जो गड्ढा बचा था उसके ऊपर रखा जाए। तो फिर क्या होगा? ये आपस में बच गया, तो ये जो बीच में है ना, फिर ऊपर वाले में फिर ये जगह खाली बच जाएगी। तो ये जो जगह खाली बचती है, मान लो उसको दिखाते हैं किससे? ओ से। ठीक है, पहले परत का जो जगह बचा उसको किससे दिखाया गया? टी से। फिर जो जगह बचा था उस पर हमने क्या किया? ऊपर वाले अणु में अणु को रख दिया, इस तरह से व्यवस्थित कर दिया। तो फिर खाली जगह बचेगा, उसको किसे दिखाया गया? ओ से। तो इस प्रकार से जो संरचना बनेगी ना, उसे कहा जाएगा प्रथम परत पर द्वितीय परत की स्थापना। चित्र जो है बुक में है, देख के बना लीजिएगा, नहीं तो यहाँ पे इस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका जो द्वितीय परत के ऊपर तृतीय परत की स्थापना है, इसको फिर से दो प्रकार से कैटेगराइज किया गया है। पहला कैटेगरी है षटकोणीय निविड संकुलन, दूसरा है घनीय निविड संकुलन। षटकोणी में क्या होगा? इसको मिटा दे रहे हैं। षटकोणी में देखिए क्या होगा, जैसे कि अभी मैं जो सिंपल वाला बनाया था ना, ये कि इसकी चारों ओर क्या होंगे? इस तरह से अणु होंगे। ठीक है, एक ये लेयर और ऐसा एक और लेयर ले लिया जाए इस तरह से। ठीक, और एक लेयर ऐसे न लिया जाए, इस प्रकार से लिया जाए, इस प्रकार से। ठीक है, लाइट नहीं है, थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा। तो इस प्रकार से इनको क्या किया जाए? एक दूसरे के ऊपर, यानी इसके ऊपर ये, फिर इसके ऊपर ये रखा जाए, है ना, एक दूसरे के ऊपर इस तरह से। है ना, तो इस प्रकार जो संरचना प्राप्त होगी वो कहलाएगी षटकोणीय निविड संकुलन। है ना, क्या कहलाएगी? षटकोणीय निविड संकुलन। और जो आपका लास्ट है घनीय, घनी में क्या होगा? इसमें जो है जो षटकोणीय व्यवस्था थी, ये षटकोणी से बनेगा घनी। षटकोणी व्यवस्था थी आपकी इस तरह से। षटकोणी में क्या किया गया था? इसके गड्ढे में इसको रखा गया था, फिर इसके गड्ढे में इस तरह से रखा गया था, है ना, षटकोणी वाले में। तो एक ऐसा एक और लेयर ले लीजिए, है ना, एक और लेयर इसी तरह से सेम। ठीक है, फिर है ना, इनको आपस में एक दूसरे के ऊपर रख दिया जाए, थोड़ा सा इसको और ऊपर बनाओ, यानी ये इस तरह से है ना, और ये इस तरह से है। ये एक दूसरे के ऊपर इस तरह से इसको रखा जाए, है ना, और जो इसके ऊपर जो खाली स्थान बच रहा है बीच में ये वाला, है ना, उसके ऊपर एक और इसके वाले पर भी एक और रख दिया जाए, है ना, एक दूसरे के ऊपर, इस वाले गड्ढे में इसको और इस वाले बीच वाले गड्ढे में इसको। तो जो संरचना प्राप्त होगी वो कहलाएगी घनीय निविड संकुलन। ठीक है, ये एग्जाम में नहीं आता बहुत ज्यादा, लेकिन कॉन्सेप्ट है, समझ लीजिएगा। एग्जाम में उतना ज्यादा ये, एग्जाम के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है। ठीक है, तो ये आपका टोटल टॉपिक कवर हो गया, निविड संकुलन, निविड संकुलित संरचना है। क्या करना है? बस केवल आपको ये ध्यान देना है कि अणु इसमें किस प्रकार से व्यवस्थित होंगे। एक बीवी में क्या होगा? अणु लाइन में एक दूसरे को स्पर्श करते हुए व्यवस्थित होंगे, तो क्या कहलाएगा? एक विमीय निविड संकुलन। और द्विविमीय में क्या होगा कि जो अणु होंगे वो एक लाइन, एक विमीय वाले हो गए, और उसी एक विमीय को क्या कर दो, फिर उसके नीचे रख दो, फिर उसके नीचे लगा दो, तो क्या हो जाएगी? लंबाई और चौड़ाई हो जाएगी। लंबाई चौड़ाई मतलब क्या हो गया? द्विविमा।
तो द्विविमीय मतलब क्या बन जाएगा, द्विविमीय निविड़ संकुलन बन जाएगा। ये दो प्रकार का है, द्विविमीय वर्गाकार, यानी एक के नीचे एक रखेंगे तो द्विवर्गाकार, और गड्ढे वाले में रख देंगे तो क्या, षटकोणी। और थर्ड क्या है, त्रिविमीय निविड़ संकुलन। जो त्रिविमीय निविड़ संकुलन है ना, वो इन्हीं से बना है, इससे ये बना है और इससे ये बना है। ठीक, हमने क्या किया, एक विमीय वाले को लाइन में नीचे रख दिया तो द्विविमीय मिल गया, और उसके ऊपर रख देंगे तो फिर क्या मिल जाएगा, त्रिविमीय, यानी कि 3D में मिल जाएगा। तो उसको दो प्रकार से रखा, देखिए कैसे कैसे रखा गया है। द्विविमीय वर्गाकार निविड़ संकुलित परतों में त्रिविमीय संरचना। क्या किया गया था इसमें कि एक आपका लेयर था जो द्विविमीय वर्गाकार वाला था, उसी के ऊपर बिल्कुल जस्ट रख दिया गया, जैसे मैंने बताया था अभी, अंडे के खोल को रखा गया था तो वर्गाकार बन जाएगा। और दूसरा क्या है, द्विविमीय षटकोणीय निविड़ संकुलित परतों में त्रिविमीय संरचना। इसमें क्या करना है, नहीं रखना उसके ऊपर, जस्ट गड्ढे में रखना है, ठीक है ना। और गड्ढे में रखना है तो प्रथम परत के ऊपर द्वितीय परत की स्थापना, और प्रथम परत के ऊपर तृतीय परत की। तो क्या किया गया था इसमें, इसको दो प्रकार से, त्रिविमीय वाले में दो प्रकार से रखा गया था। प्रथम के ऊपर द्वितीय रखा गया तो कैसे रखा गया था, एक तो मैंने बताया कि उसके जस्ट ऊपर रख दो, सेम सेम है ना, ये आपका मान लो इस तरह से बताया मैंने, और इसी के ऊपर क्या किया जाए, एक और रख दिया जाए लेयर, दिखा तो नहीं सकते बोर्ड पे, रख दिया जाए। और अगले वाले में क्या किया जा रहा है, इसके ऊपर ही रखा, इसके ऊपर रखा जा रहा है, लेकिन इसमें गड्ढे में रखा जा रहा है। अगला वाला कहाँ गिरेगा, इसके गड्ढे में गिरेगा, इस तरह से गड्ढे में गिरेगा। तो फिर क्या होगा, बीच में खाली जगह बचेगा ये वाला, तो इस खाली जगह पे क्या किया जाए, अगले वाला जो तीसरा लेयर उठाया जाए, है ना। तो दो एक के ऊपर रखेंगे इस तरह से, तो क्या बनेगा, प्रथम परत पर द्वितीय स्थापना, एक के ऊपर एक, ये एक के ऊपर एक रखा जाए लेकिन गड्ढे में रखा जाए तो ये, लेकिन इसके ऊपर एक थर्ड और रखा जाए जो इसके गड्ढे में गिरे तो क्या मिलेगा, द्वितीय परत के ऊपर तृतीय परत की स्थापना। दो प्रकार से षटकोणीय निविड़ संकुलन कैसे रखना है, थर्ड वाले को प्रथम द्वितीय, थर्ड वाले को बिल्कुल ऐसे ही परत उठा कर रख दीजिए। और उसमें क्या है कि दो परत अब जो सिमिलर है उसको एक दूसरे के ऊपर रखना है, और एक एक अणु को जो ऊपर जो जगह बच जाएगा उसके ऊपर और उसके नीचे रखना है, तो आपको घनीय निविड़ संकुलन मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक कवर हो गया, निविड़ संकुलन संरचनाएं, है ना। बना करके ढंग से नोट कर लीजिएगा, डायग्राम बना लीजिएगा, जो जो बना चित्र बनाए, चित्र बना करके इसमें थोड़ा इसके बारे में समझ में आ गया तो अपने हिसाब से लिख लीजिएगा। इसमें एक और है ना, इसमें एक और संरचना है जो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन व्यवस्था देख लेते हैं। बना लीजिए हेडिंग, अंतः केंद्रित घनीय संकुलन, अंतः केंद्रित घनीय संकुलन। क्या बनाना है हेडिंग, अंतः केंद्रित घनीय संकुलन, अंतः केंद्रित घनीय संकुलन। इसमें देखिए क्या होगा कि जैसे एक अणु मान लीजिए ए है, एक अणु ये भी दूसरा ए है, एक अणु ये भी ए है, एक अणु ये भी ए है, ठीक है। और जो इसके ऊपर जो अणु रखा जाएगा, है ना, दूर दूर है, सटे हुए नहीं है, और अगला अणु जो रखा जाए इसके ऊपर रखा जाए, है ना, इसके ऊपर रखा जाए, लेकिन किस प्रकार से, इस तरह से, मतलब जो इसके ऊपर क्या हो, टिक जाए, जाके रुक जाए, है ना। इसके मतलब सटा हुआ नहीं है, इस तरह से सटा हुआ नहीं है इसके अंदर, इसके ऊपर रखा गया है, गोले उसके ऊपर गोला रख दिया जाए, है ना। समझ में आया कुछ, देखिए अलग है बिल्कुल, ये समझ में आना चाहिए ये। फिर अगले वाले में क्या हो, फिर यहाँ पे ए हो, फिर यहाँ पे ए हो, फिर उसके ऊपर क्या किया जाए, इस तरह से दूसरा रख दिया जाए, इसके ऊपर रखना है हमें बी। बी बॉल हो तो आप लोग कर सकते हो, आप जो आपके पास बॉल हो ना, छोटी छोटी बॉल हो तो उसके ऊपर जो है कर सकते हैं, गेंदों के ऊपर रख करके, ये नीचे गेंद, और ये गेंद जो है ना छोटा दिख रहा है लेकिन है इसके बराबर ही, लेकिन हम इसके बराबर नहीं दिखा सकते हैं बोर्ड पे, 3D है ये, ये इसके नीचे, ये वाला जो ए है बी के नीचे है, बी के नीचे है, और उसके ऊपर इसको टिकाया गया है इस तरह से, ये अक्सर किस में पाया जाएगा, जो धातु होते हैं ना, धातुओं में पाया जाता है। ये जो कैरेक्टरिस्टिक होगा वो किसमें पाया जाएगा, धातुओं में पाया जाएगा, है ना। ये आपका बी। तो अंतः केंद्रित घनीय संकुलन धातुओं में पाए जाने वाला एक ऐसा संकुलन है जिसमें कि प्रथम
परत के जो अणु होंगे वे आपस में स्पर्श नहीं करेंगे और इसके ऊपर जो दूसरी सतह के जो अणु होंगे इसके ऊपर टिके रहते हैं। तो क्या कहलाएगा? आंतः केंद्रित ध्रुवीय संकुलन। और ये चित्र बना लीजिए, है ना। और आगे जो है क्लास में कल पढ़ेंगे, है ना। अच्छा, एक चीज और जो मैंने बताया था इसमें, इधर आपका त्रिविमी में, है ना, त्रिविमी में जो आपका लास्ट में बताया था मैंने, षटकोणी और घनी, 2 पॉइंट है, याद रखिएगा। अभी मैंने पढ़ाया नहीं है एक्चुअली इसमें। संकुलन क्षमता, संकुलन क्षमता जस्ट इसी के आगे वाला नेक्स्ट टॉपिक है, संकुलन क्षमता। तो जो त्रिविमी में हमने पढ़ा था, षटकोणी, द्विविमी में नहीं, त्रिविमी में षटकोणी और घनी, है ना, इनकी संकुलन क्षमता कभी कभी जो है 1 नंबर में ऑप्शनल वाले क्वेश्चन में आ जाता है। जो षटकोणी की जो संकुलन क्षमता होती है वो 74% होती है और इसकी भी 74% होती है। दोनों की 74% संकुलन क्षमता होती है ना। याद रख लीजिएगा इसको, केवल नंबर है। 74% इसकी संकुलन क्षमता इसकी भी 74%। और कुछ एग्जाम्पल है इसके कि जो अंतः केंद्रित घनी संकुलन किसमें पाया जाएगा, तो आप याद लीजिएगा, लिथियम में पाया जाएगा, नाइट्रोजन में पाया जाएगा, एग्जाम्पल के लिए, है ना, याद कर लीजिएगा। और ये वाला जो व्यवस्था है, षटकोणी वाली व्यवस्था है, ये मैग्नीज में, जिंक में, मैग्नीशियम में, है ना, मैग्नीशियम में, जिंक में, मैग्नीज में पाया जाएगा। और ये जो वाली व्यवस्था है वो कॉपर में, सिल्वर में, प्लेटिनम में इसमें पाई जाएगी। जब आप हेडिंग डालिएगा तो उसमें ये लिख लीजिएगा। इसकी संकुलन क्षमता 74%। उदाहरण मैग्नीज, मैग्नीशियम, जिंक, मैग्नीज। और घनी वाले में लिखते 70, इसकी संकुलन क्षमता 74%। किसमें किसमें? कॉपर में, सिल्वर में, प्लेटिनम में। और इसकी संकुलन क्षमता तो नहीं है, 32% इसकी संकुलन क्षमता है। याद रखिएगा, संकुलन क्षमता इसकी 32%। इस कौन एग्जाम्पल में लिथियम और नाइट्रोजन। धातुएं हैं, धातु में आप कुछ भी ले सकते हो, सोडियम भी हो सकता है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, तो धातुएं हैं, जो भी धातु होती है सब लिख लेंगे, है ना। तो आज की क्लास में निविड़ संकुलन खत्म हुआ, ठीक है। और इसके आगे वाला टॉपिक हम लोग कल पढ़ेंगे केमिस्ट्री में। आज के लिए इतना ही, ठीक है। थैंक यू। आप लोग पढ़ाई जो है ध्यान से कीजिए, ठीक है। क्लास को सीरियसली लीजिए और जितना भी पढ़ाया जा रहा है उसको नोट करते जाइए, है ना। इसे ये नहीं कि यूट्यूब पे चल रहा है तो फिर क्लास में पढ़ाया जाएगा। क्लास में पढ़ाया जाएगा कि नहीं पढ़ाया जाएगा गारंटी नहीं है। अभी क्लास लॉकडाउन में कितना दिन रुकेगा, कितने दिन बाद शुरू होगा, सिलेबस कवर हो पाएगा नहीं हो पाएगा, इसलिए जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको सीरियस होकर के नोट्स बनाते चलिए, ठीक है। पढ़ाई करते चलिए। मुझे मालूम है इसमें कुछ लोग होंगे जो कि अभी सीरियस नहीं है। 2-4 बच्चे अभी मुझे लग रहा है 2-4 बच्चे ही ऐसे हैं जो बहुत सीरियस है, बाकी लोग जो है ऐसे ही केवल हवा में ही है, ठीक है। तो हवा में मत रहो ना, टाइम नहीं मिलेगा फिर। लॉकडाउन है और इसके बाद जब लॉकडाउन खुलेगा तो पता नहीं क्या होगा, तो रिजल्ट हो जाएगा खराब फिर। तो वो जीवन भर के लिए है, लॉकडाउन को इसी तरह है, रिजल्ट जीवन भर के रहेगा। तो पढ़ाई करो ध्यान से। ओके, थैंक यू।